अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सक्सेस लाइज ओनली लॉयल्टी टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, कैसा लगा था पहला लेक्चर। अब आ गए हम अपने सेकंड लेक्चर की जानिब, एक ऐसे लेक्चर की जानिब जिसमें वो कंसेप्ट है जो आपको दिया नहीं गया, या वो कंसेप्ट है जो कभी आपने हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि दिमाग खपाने का टाइम नहीं है ना हम पाकिस्तानियों के पास। अच्छा जी, व्हाट इज द अननोन कंसेप्ट। यार कुछ सवालात हैं मेरे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरी गुफ्तगू होगी वो हमेशा देसी होगी और इस तरह की होगी ताकि आप लोगों के जहनों में ये मिसालें बैठें। यार मेरा हाथ है, मेरा बाजू है, मेरा जिस्म का एक कोई भी पाँव वगैरह का हिस्सा है, मैं उसको काट देता हूँ, ऐवी पंगे जड़े हैं। तो मैं 10 साल जिंदा रहना था तो मैंने 10 साल ही जिंदा रहना है। लेकिन मेरी बॉडी का इंटरनल सर्किट, वो सर्किट जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, जो कि इनवॉलंटरी है, जिसको मेरा दिमाग का कुछ हिस्सा कंट्रोल कर रहा है, जिस दिन उसमें पंगा हो गया ना तो उसकी वजह से कभी कोई स्विच गलत सॉकेट में लग गया ना, कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए ना, या फिर इसी तरीके से कभी कोई तार सड़ गई ना, ये डिमर जो है वो बंद हो गया ना, तो आपका इंटरनल सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपने 10 साल की जिंदगी गुजारनी थी, अब आप 5 साल की जिंदगी पे आ जाएंगे। ओ भाई, फार्माकोलॉजी घोल के बताने का ये तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर ऊपर से लेंगे कि कार्डिनल की लिपनकोट की फार्मा पढ़नी है तो वो मसला ही कोई नहीं है। जो मैं कंसेप्ट्स बता रहा हूँ उनकी डेप्थ तक जाओ, ये बात बड़ी की है मैंने। आपका जब बॉडी का इंटरनल सर्किट खराब होएगा तो फिर आपको मसला होएगा। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल सर्किट, व्हाट इज इंटरनल सर्किट। देखो, हमारे नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे तो एक आ जाएगा CNS और एक आ जाएगा PNS, और PNS आगे आ जाएगा ANS और इसके साथ आ जाएगा SNS। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नर्वस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये हमारी बॉडी का इंटरनल सर्किट है और उसी को ही रेगुलेट कर रहा है। वो सर्किट जो हमारी क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन में नहीं है या जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कहलाता है इंटरनल सर्किट ऑफ द बॉडी। अब उस सर्किट में वायर्स हैं, डिमर्स हैं, बटन्स हैं और उसके ऊपर धावा बोलने वाले जंगजू हैं। समझना इस बात को। मैंने कहा है हमारी जो बॉडी का इंटरनल सर्किट है वो क्या है। बॉडी का इंटरनल सर्किट ये है कि मेरा जो दिल है, जो मेरा जिगर है, जो मेरी आंतनी है, जो मेरी फेफड़े हैं, मेरा इनके ऊपर कंट्रोल है नहीं। मैं चाहूँ तो खाना इंटेस्टाइन में 15 घंटे के लिए रोक के रख सकता हूँ नहीं। हाँ, वो अलग बात है जो आप रोक के रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो अपनी सांस कितनी देर के लिए रोक के रख सकता हूँ, मैक्सिमम 10 सेकेंड। ये मेरी बस में नहीं है चीज़ें। लेकिन जिस दिन मैंने रोक के ज़्यादा रख लिया ना कोई भी चीज़, तो काम खराब हो जाएगा। अब इसको समझना, फार्माकोलॉजी की बेसिक ये है, सबसे पहली बेसिक ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनल सर्किट। अभी समझ आएगा तुम इंटरनल सर्किट क्या है। इसमें वायर्स हैं, बटन्स हैं, डिमर्स हैं, जंगजू हैं इसके ऊपर लड़ने वाले। अब आओ ना जरा समझते हैं इंटरनल सर्किट क्या है। देखो, कैलकुलेटर है, वो 10 साल तक, 5 साल तक भी पड़ा रहता है। वो जिस तरह पहले चल रहा था उसका उस तरह का उस तरह ही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल सर्किट ठीक होता है। हाँ, उसके बटन घिस जाते हैं, उसके ऊपर से नंबर हट जाते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर धावे बोलते रहते हैं, लेकिन उसका जो इंटरनल सर्किट है वो जब तक ठीक रहता है वो तब तक बंद नहीं होता, तब तक वो रिस्पॉन्ड करता रहता है। यही हाल हमारी बॉडी का भी है कि बॉडी का जब तक इंटरनल सर्किट ठीक रहेगा मामला ठीक रहेंगे। अब इस बॉडी के इंटरनल सर्किट की किस मुख्तलिफ चीजें। पहली चीज है जी वायरिंग। क्या चीज है जी? वायरिंग। अच्छा जी, वायरिंग के साथ क्या चीज है जी? बटन्स। अच्छा जी, बटन्स के साथ क्या चीज है जी? डिमर्स। देखो, एक बोर्ड मैंने लिया है जिसके अंदर मैं वायरिंग करके मैं अगर उसको चालू करना चाहता हूं तो मैं बटन को ऑन कर दूंगा, मैं कम करना चाहता हूं तो मैं डिमर को स्लो कर दूंगा। समझ में आ रही है ना बात की। और अगर मैंने उसको तप जाऊं तो मैं मुक्का मार के तोड़ दूंगा। वो जो मुक्का मार के तोड़ दूंगा उसका नाम हो गया जंगजू। यार तुम इस तरह लग रहा होगा पता नहीं ये कौन सी बोंगियां मार है, लेकिन ये जो मैं बोंगियां मारूं ना ये तुम्हारी बेस है, इसको समझ लो। अब जरा समझना, इस स्लाइड को छोड़ दो। अगर तुम इतनी समझ में आ गई इंटरनल सर्किट क्या होता है और इंटरनल सर्किट की चार टाइप क्या कहते हैं, वो चार चीजें जो इंटरनल सर्किट मिलकर बनाती है। पहली कौन सी है जी? वायरिंग। दूसरी कौन सी थी जी? बटन। तीसरी कौन सी थी? डिमर। चौथी कौन सी थी? बनाती नहीं है, चौथी चीज बनाती नहीं है, वो पंगे लेती है, पान देती है, वो है जंगजू। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ताला है और उसको मैंने खोलना है और मैं आपको जो इसका डिजाइन है चाबी खोलने वाला वो ना बताऊं,
और मैं आपको कहूँ जाके चाबी लेकर आओ इसको खोलने के लिए, तो आप कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप चाबी वो लेकर आएंगे जो इसमें फिट हो जाएगी? मेरे मुताबिक 5 से 15%। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि यार ये मॉडल है, इस डिजाइन की चाबी लेकर आओ, तो आप कहेंगे हाँ ये इसमें फिट हो रही है, मैं ये वाली लेकर आता हूँ। यार ये तुम्हें समझ आई? मैंने कितनी बड़ी बात कर दी है, लेकिन तुम्हें भी समझ नहीं आ रही अगर तुम क्रिटिकल थिंकर नहीं हो तो। ओ भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब तक तुम्हें पता नहीं होएगा ना कि इस शख्स के किस ऑर्गन में कौन सी डिजीज है, किस वजह से हुई है, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट हुआ है, और कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक हुआ है, या किस रिसेप्टर पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर ने बाइंड नहीं किया जिसकी वजह से आगे से सीएमपी का लेवल बड़ा नहीं है, कैल्शियम का लेवल बड़ा नहीं है, इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तब ही तो कोई अंदरूनी मामला नहीं हुआ, तब ही तो डिजीज हुई है। मुराद ये है कि आप ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस पढ़ लो, तो जब एक बंदा तुम्हारे पास आएगा तुमको उसको इंटरनल कॉज नहीं पता, सिर्फ साइन एंड सिम्टम ऊपर ऊपर से पूछ के तुम अपनी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक चलोगे, तो तुम जो उस बंदे को दवाई दोगे उसकी शिफा के चांसेस तो 5 से 15 है। तुम्हें पहले उसकी इंटरनल कॉज पे जाना पड़ेगा। तो वो कैसे होएगा? अब मैं बताता हूं वो कैसे होएगा। आओ अपने काम की तरफ बैठते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर्स पढ़ा था तो थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। एक मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे बता दूं बात, वो आपको याद है मैंने अभी नर्वस सिस्टम को सीएनएस और पीएनएस में कन्वर्ट किया, पीएनएस को एसएनएस और एएनएस में कन्वर्ट किया। वो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था ना, उसका जो इंटरनल सर्किट है ना, जो इंटरनल सर्किट है, ये अभी मैं अगली स्लाइड में वो डिस्कस करूंगा। समझ में आई? ये जो रिसेप्टर है ना, इसको आप सॉकेट समझ लें, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर को ना आप स्विच समझ लें जो इसके ऊपर बाइंड होएगा। समझ आई कि नहीं आई? न्यूरोट्रांसमीटर जो है, न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी ऐसा छोटा सा जो है वो हमारी वेजिकल बाउंडेड जो है वो होता है, आप ये कह लें कि जहाज होता है या कह लो एरोप्लेन होता है, जो हमारे पूरे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के फिर रहे होते हैं। समझ आई? मुख्तलिफ डिजाइन के फिर रहे होते हैं, और उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने जाके किसी ना किसी स्विच के अंदर, सॉकेट के अंदर घुसना होता है। तो जब वो घुसते हैं तो फिर बिजली चालू हो जाती है, यानी कि कोई भी रिएक्शन है वो हो जाता होता है। रिसेप्टर, सॉकेट, न्यूरोट्रांसमीटर, स्विच। अच्छा, अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये पूरा नेटवर्क है ना, यही इंटरनल सर्किट को कंट्रोल कर रहा है ना, यही इंटरनल सर्किट के ऊपर बना हुआ है ना। अब वो जो इंटरनल सर्किट है ना, उसमें मुख्तलिफ स्विच हैं और मुख्तलिफ जो है वो सॉकेट्स हैं। तो अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये जी आपके सारे के सारे जो है ना, ये जो मैंने लिख दिए हैं, ये क्या है जी? ये सारे के सारे आपके यहाँ पे आगे रिसेप्टर लिखा हुआ है। अच्छा, ये सारे के सारी आपकी सॉकेट्स हैं, और एड्रीनर्जिक सॉकेट के अंदर कौन सा स्विच आके लगेगा? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक ऐसी सॉकेट होती है जिसके अंदर या एपिनेफ्राइन आके जुड़ सकता है, तो या नॉरएपिनेफ्राइन आके जुड़ सकता है। ओके, हो गया। और इनका काम मेन क्या होता है कि इन्होंने स्टिमुलेशन करनी है। समझ आई? इन्होंने स्टिमुलेशन करनी है। अल्फाज को नहीं देखना जो मैंने बताया, जो मैं बोल रहा हूं उसकी तरफ देखना है आप। मस्कराइन रिसेप्टर्स, मस्कराइन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो रिसेप्टर्स जो कि एसिटाइल कोलाइन को जो है ना वो अलाउ करेंगे कि वो अपने ऊपर आके बाइंड कर ले। समझ में आ रही है? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स जो अपने ऊपर एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन की स्विच को अपने अंदर जो है वो तस्लीम करेंगे। मस्कुलाइन रिसेप्टर वो सॉकेट होती है जो अपने अंदर उस न्यूरोट्रांसमीटर को अलाउ करती है जो कि एसिटाइल कोलाइन होता है। और हिस्टामिन रिसेप्टर नाम से वाज़ेह है, ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को अपने अंदर घुसने देगा? हिस्टामिन टेकिंग, हिस्टामिन टाइप को, ठीक है। इसी तरीके से गाबा, सीरोटोनिन, ग्लूटामेट, निकोटोनिक रिसेप्टर क्या करेंगे? वो भी क्या किया करेंगे? अपने अपने कंसर्न्ड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन, यानी कि गाबा रिसेप्टर गाबा वाली कोई, सीरोटोनिन रिसेप्टर सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर को, ग्लूटामेट रिसेप्टर ग्लूटामेट वाले को, निकोटोनिक दोबारा से एसिटाइल कोलाइन को। अच्छा, एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उनकी आगे से फिर मुख्तलिफ सब टाइप्स हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, ये सारी की सारी हैं जी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की सब क्लासेस। और ये सारी हैं जी मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स की सब क्लासेस, यानी कि उस मुख्तलिफ सॉकेटें। और ये क्या है जी? हिस्टामिन की सब सॉकेट्स। समझ आ गई बात की? अब ये मैंने क्यों ये आपके सामने सारा ड्रॉ किया है? सरकार मैं आपको इंटरनल सर्किट समझा रहा हूँ, मैं आपको इंटरनल सर्किट समझा रहा हूँ
एक जो हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है उसके ऊपर आके जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा उसका कंसर्न तो वो सिंपैथेटिक पाथवे के ऊपर फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स देगा, और मस्कुलिनिक रिसेप्टर के ऊपर जब भी आके जो उसके कंसर्न रिसेप्टर है वो बाइंड करेगा तो वो उसके मुताबिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। और हिस्टामिन क्या करेगा, इसका काम जो होता है वो सिक्रीशन करना होता है, समझ में आई, और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस करवाना होता है। अब ये मैंने फलसफा लिखा हुआ क्या है, तुमको याद है मैंने तुमको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की 3 किस्में बताई थी, जी प्रोटीन कपल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, फिर मैंने कहा था एंजाइम मेडिएटेड रिसेप्टर्स, फिर मैंने तुमको कहा था आयन चैनल मेडिएटेड रिसेप्टर्स, फिर मैंने जी प्रोटीन कपल्ड की तुम्हें 3 एग्जांपल्स बताई थी, 3 सब टाइप्स बताई थी, जी क्यू, उसके बाद में बताई थी जी आई, उसके बाद में बताई थी जी एस, एस फॉर स्टिमुलेटरी, आई फॉर इनहिबिटरी एंड क्यू फॉर स्टिमुलेशन, यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स थे। अब ये जो मैंने सारा तुम्हें बताया है ना, ये रिसेप्टर्स देखना कोई मसले वाली बात नहीं है, क्यू को 1 मिनट के लिए साइड पे रख दो, 1 मिनट के लिए साइड पे रख लो, जहां पे आई लिखा हुआ है और ऊपर रिसेप्टर लिखा हुआ है, यानी कि A2 रिसेप्टर पे जब भी कोई आके बाइंड करेगा इसका जो भी ट्रांसमीटर है एगोनिस्ट टाइप, यानी कि इसको एक्टिवेट करना है, देखो सॉकेट के अंदर आके जोन सा भी स्विच लगेगा, अगर उस सॉकेट की खासियत, ये खासियत है, उसकी खासियत हुई कि उसने इनहिबिट करना है, तो A2 को आप क्या कहेंगे, इट इज स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। इसी तरीके से आप ये ले लो M2 को ले लो, M2 की खासियत क्या है कि वो इनहिबिटरी है, तो इस पे आके जो भी बाइंड करेगा वो इसके अंदर कोई भी मामला को चालू नहीं होने देगा, वही एडिनाइल साइक्लेज को स्टॉप कर देगा, तो ये आगे निजाम को चालू नहीं होने देंगे। और ये S का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर हमारे जो H2 है वो जहां पे भी जिस्म में पाया जाएगा उसकी खासियत है स्टिमुलेटरी, और जब भी कोई चीज आगे बाइंड करेगी तो वो उसको स्टिमुलेट करेगा, वो उसको बढ़ाएगा। इतना फलसफा समझ में आ गया। और GQ की भी स्टिमुलेटरी होती है, लेकिन मुख्तलिफ स्टेप से होकर गुजरना, वही फॉस्फोलिपिड को पहले फॉस्फोलाइपेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा DAG में और IP3 में, फिर अब छोड़ो इतनी बोंगियां क्या मारनी। अगर तुम्हें इतनी समझ में आ गई है, अभी ये साथ साथ समझते जाओ, इतनी समझ में आ गई, अभी तक सरकार हमने सेकंड लेक्चर बिगन नहीं किया, अभी हमने करना है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड जो किया था उसकी जो मैं बताने की कोशिश करूँ कि वो हमने क्यों पढ़ा था। अब मेरी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे जो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं ना, ये हमारे पूरे जिस्म में पाए जाते हैं, ये सॉकेट्स हमारे पूरे जिस्म में पाई जाती हैं, और ये सॉकेट्स हमारे जिस्म का इंटरनल सर्किट बनाती हैं। ये है वो इंटरनल सर्किट, ये है वो इंटरनल सर्किट, ये वो सर्किट है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सॉकेट्स हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर, और मुख्तलिफ स्विचेस ने आके बाइंड करना है, और जिस दिन इनमें पंगा हो गया तो काम खराब होने लग जाता है, फिर हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, ड्रग्स की। समझ में आ रही है? अभी मैंने आपको देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी जो बॉडी का सर्किट है वो 3 चीजों पे मुश्तमिल है, एक है वायरिंग, एक है बटन, एक है डिमर, फिर जंगजू। अभी हम वायरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डिमर और बटन को डिस्कस करेंगे। आए, व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग, हमने ये पूरा इंटरनल सर्किट बना लिया, वायरिंग हुई भी। सबसे पहले हम बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बाद मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, और मस्कुलिनिक रिसेप्टर के साथ साथ कौन से हैं जी, हिस्टामिन रिसेप्टर है। ओके हो गया? आओ जरा सबसे पहले एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को बात करते हैं। कितनी क्लासेस थी जी इसकी, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। अब इसमें से जो हमारे पास ये बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 हैं, ये क्या है जी, ये स्टिमुलेटरी है। समझ में आ गई? और इसी तरीके से ये भी स्टिमुलेशन काज करेगा, ये इनहिबिटरी है। ओके हो गया? आओ जरा ये जो अभी मैं अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की 5 किस्में हैं ना, सबसे पहली वाली क्लास डिस्कस करूँ, कौन सी वाली, मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं ये वाली चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, अल्फा 1। कहाँ है अल्फा 1? ये नज़र आ रहा है, ये रेड, ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 1 है। ये आँख है, ये लिवर है, ये पेनक्रियाज है, ये आपका लंग्स है, ये आपका हार्ट है,
ये आपका स्टमक है, ये आपका ब्लेडर है, ये आपकी किडनी है, ये आपकी स्मूथ मसल है, और ये आपकी बॉडी बिल्डिंग है, और ये आपके बैक्टीरियाज हैं, और ये आपका दिमाग है। मज़ा आया? अच्छा जी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सर्किट को, इंटरनल सर्किट को। उस इंटरनल सर्किट में मुख्तलिफ सॉकेट्स को डिस्कस करें। पहली सॉकेट कौन सी है? अल्फा 1। आओ, ये गोल गोल चीज़ नज़र आ गई, ये और ये क्या है जी? अल्फा। अब ये कहाँ कहाँ मौजूद है? ये लिवर में मौजूद है, और ये आँख में, आयरस नहीं होता आँख के, उसके में मौजूद है। इसका काम क्या है? इसका काम स्टिमुलेशन की तरफ ही है, स्टिमुलेटरी है। लेकिन वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरेगा? वो 3-4 जो स्टेप्स थे, वो IP3 और DAG, फिर उसके बाद प्रोटीन काइनेज को लेवल बढ़ाना और इस तरीके से। तो इसको हम क्या कहेंगे जी? ये क्या करता होता है? अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो अल्फा 1 सॉकेट जो है वो आयरस में पाई जाती है और लिवर में पाई जाती है, और इनका काम ये होता है कि जब भी कोई चीज़ आके इन पे बाइंड करेगी तो ये उनकी वैसो कंस्ट्रक्शन करवा देंगे, स्टिमुलेट होगी ना, इनको स्टिमुलेशन हो जाएगी। और इनकी खासियत यह है कि ये किसी भी चीज़ को कंट्रैक्ट करवा देंगी। मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक पाइप है, मोटा सा पाइप है, उसके अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर पड़ा हुआ है। जब जाके आप अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेंगे, वो उसकी स्टिमुलेशन कराएगा, स्टिमुलेशन करवा के वो जो बड़ा पाइप है वो छोटा हो जाएगा, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। फसवा समझ में आया? और आगे आ जाओ, ये अल्फा 2 की तरफ। अब हम अल्फा 2 डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा 2 क्या है जी? इनहिबिटरी है। अच्छा जी, अल्फा 2 कहाँ पाया जाएगा जी? देखा नजर आया ना अल्फा 2? ये अल्फा 2 है। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है जी? ये आपका पेनक्रियाज में पड़ा हुआ है। इसकी खासियत पेनक्रियाज में बताओ क्या होता है? बीटा सेल होता है ना। बीटा सेल क्या काम होता है? इंसुलिन रिलीज करना। इस अल्फा 2 का काम ये है, जब भी इसके कंसर्न्ड चीज आके इस पे बाइंड करेगी, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। पीछे आ जाओ, इसी तरीके से ये बीटा 1 की तरफ आ जाओ। देखो ना, यही तो वो चीजें, ये भी हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बस समझते जाओ, छोड़ना नहीं, समझते जाओ। बीटा 1 की तरफ आ जाओ। बीटा 1 कहाँ पे मौजूद है दी? अल्लाह करे मुझे भी याद रह जाए। बीटा 1 की पहले खासियत तो देखो, ओ स्टिमुलेटरी। इसका मतलब है कि ये जो नजर आ रहा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 1 है। ये कहाँ मौजूद है? हार्ट में और किडनी में। इसका मतलब क्या है कि वो हार्ट की कंट्रैक्शन को रेगुलेट करेगा, उसकी कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा। समझ में आई? अब इसी तरह और आगे आ जाओ। अगला कौन सा जी? B2 है, और B2 भी स्टिमुलेटरी है। ये कहाँ पे मौजूद है जी? बीटा 2 कहाँ पे मौजूद है? ये है जी बीटा 2। ये लिवर में मौजूद है, और ये दोबारा से आयरस में मौजूद है। अच्छा, जो बीटा 2 है ना, वो तकरीबन अल्फा 1 का ना उल्टा होता है। वो वैसो कंस्ट्रक्शन काज करेगा, तो ये क्या काज करेगा? वैसो डायलेशन काज करेगा। समझ में आ रही है? और आखिरी क्या है? बीटा 3। बीटा 3 भी क्या है? स्टिमुलेशन। इसकी खासियत समझ। कभी कभी क्या हो जाता होता है कि आपका जो ब्लेडर है ना, उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टेड हो जाता होता है। समझ आई? बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टेड हो जाता होता है, और इसकी रिलैक्सेशन करवाना, इसको इतना रिलैक्स करवा देना कि जब ज़्यादा यूरिन भी डिपॉजिट होनी चाहे तो वो हो सकती है, और एकदम से पेशाब ना निकल जाए। ये मैं आम जुबान इसलिए इस्तेमाल करूं ताकि आपको समझ आए। बहुत से ये केसेस होते हैं, मैं तो आपको मिसाल दे सकता हूं। हमने एक दफ़ा कैंप लगाया, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब आए, और डॉक्टर साहब के पास आके उस बंदे ने कहा कि भाई बच्ची थी बेचारी छोटी सी 10 साल की, कि मुझे जो इस तरह यूरिन निकल जाता है बेड पे सोए सोए, तो उन्होंने उनको पैनाडोल लिख के दे दी थी। तो ऐसे ना बन जाना। अब ये जो नज़र आ रहा है तुम्हें, ये बीटा 3 है। ये जो बीटा 3 है, ये ब्लेडर में पड़ा होता है, और जब भी इसके ऊपर आके सॉकेट जुड़ेगी ना, ये ब्लेडर को रिलैक्स करवा देगा, कंट्रैक्ट करवा के यूरिन बाहर नहीं निकालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी जिस्म के अंदर ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इस पे जाके बाइंड होना होता है और ब्लेडर को रिलैक्स करवाता होता है, ताकि आपका यूरिन जितनी टाइम तक आप चाहें डिपॉजिट करते जाएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जो स्विच है ना, वो इस सॉकेट पे लगने के लिए नहीं होता। तो जब वो कम हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, फिर क्या होता है? फिर जहरी सी बात है, यूरिन आउट निकल आता है, आपका कंट्रोल नहीं होता उसमें। फिर आपको ड्रग देनी पड़ती है, मेरा गिब्रोन। ये साथ चीजें समझो। ये है चेस। आगे आ जाओ। B3 ये तो डिस्कस हो गया। आगे कौन सा जी? अब हम मिस्कुलिन। देखो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कितने हो गए? अल्फा 1 अल्फा 2। ये कहाँ पाए जाएंगे? अल्फा 1 आयरस में पाया जाएगा, लिवर में पाया जाएगा। अल्फा 2 कहाँ पे पाया जाएगा? पेनक्रियाज में पाया जाएगा। बीटा 1 कहाँ पे पाया जाएगा? हार्ट में पाया जाएगा। और बीटा 2 कहाँ पे पाया जाएगा? बीटा 2 कमॉन बीटा 2 कहाँ पे पाया जाएगा? अल्फा 1 का उल्टा। और बीटा 3 कहाँ पे पाया जाएगा? ब्लेडर। यार यार इतना बड़ा सर्किट आपने ये यकीन माने समझ लिया है, अभी नहीं समझ आएगी, बस इसको सर्किट को कंप्लीट होने दो।
अगला जो हमारा M1 मस्कुरेनिक, मैं जो मर्जी बोलूँ भाई, मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, आप अपनी बने, आप मुस्करैनिक पढ़ लें, मुस्कुरूनिक पढ़ लें, मैं मुस्करैनिक पढ़ूंगा, ठीक है, मुस्करैनिक पढ़ दूंगा। मुस्करैनिक रिसेप्टर का हमारा M1 वो क्या, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, देखो जी कहाँ पर है, तलाश करो, वेयर इज M1, दिस दे, ये रहा, एक तो ये रहा M1 ब्रेन के अंदर और एक ये आपका स्टमक के अंदर। यानी कि इसका काम क्या है, ब्रेन के अंदर इसके होने का मतलब ये है कि ये कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि सोच, फिक्र, समझना, किधर चलना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और ये दिमाग को हेल्प करेगा सारा कुछ, समझ में आई। जबकि जो अगर ये आपके स्टमक में मौजूद है, यहाँ पे क्या काम होएगा, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस करवाना। गॉट इट। आगे आइए, आगे M1 हो गया जी। M2 GI इनहिबिटरी, कहाँ है जी M2, वेयर इज M2, ये लो जी M2 ये रहा। इसने क्या करना है यार, देखो ना, मैंने ये रेड रेड पता है क्यों किया हुआ था M2, मैंने ये M2 रेड रेड इसलिए किया हुआ था क्योंकि इसने ना रेगुलेट करना था, यानी कि इसने हार्ट बीट को बढ़ने नहीं देना था। और ये देखो इसकी खासियत क्या है M2 की, इनहिबिटरी, यानी कि इसने क्या करना है, इसने बढ़ने नहीं देना, इसने रेगुलेट ही करना है। और ये यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी इसके होने का मतलब वही है कि इसने न्यूरो ट्रांसमिशंस में हेल्प करना है। ओके हो गया, ये 2 M2 हो गए, और तो कहीं नहीं है। ओके हो गया। अच्छा जी, M3 की बात करो, GQ कहाँ है जी M3, एक तो ये यहाँ पे मौजूद है जी M3 का यहाँ होने का मतलब ये है कि भाई ये एक और जगह भी मौजूद है ये M3, ये स्टमक में भी मौजूद है और ये स्मूथ मसल्स में भी मौजूद है। M3 का मतलब ये है कि ये हमारी ना वैजो जो है ना वो डायलेशन कराने में हेल्प करेगा, समझ में आ रही है। और M3 हमारा जो स्टमक में मौजूद है उसका मतलब ये है कि भाई इसने यहाँ पे ग्लैंडुलर सिक्रेशंस करवानी है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारी स्मूथ लाइनिंग्स होती हैं उनको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में M3 जो है वो हेल्प करेगा। ओके हो गया। आगे आ जाओ जी, M4 कहाँ कहाँ मौजूद है, अच्छा M3 मेरा ख्याल ऊपर भी कहीं मौजूद है, नहीं, चलो ठीक है। M3 कहाँ पर है जी, M4 कहाँ पर है जी, M4 दोबारा से इसके ऊपर आ गया, इसका मतलब है ये कोग्निटिव एबिलिटीज, वही दोबारा से दिमाग को हेल्प करना, सोचना, समझना, चलना फिरना, ये वो सारे मामलात को समझाना। M4 यहाँ पर आ गया, एनीथिंग एल्स, नो, ठीक है। M5 को भी डिस्कस कर लेते हैं। M5 का क्या चक्कर है जी, M5 दोबारा से GQ ये वाला आ गया, तो ये दोबारा से कोग्निटिव एबिलिटीज में ही हेल्प करेगा, और इसके अलावा मेरा ख्याल और कहीं पे भी मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स के ऊपर। हिस्टामिन रिसेप्टर्स का क्या चक्कर है जी, हिस्टामिन H1 कहां पर है जी, सबसे पहले H1 मौजूद है आपके यहां पे। अब इसको समझो, हिस्टामिन जब रिलीज होती है तो हिस्टामिन जो सॉकेट है वो जब जाके H1 पे बाइंड करेगी तो वो उसकी स्टिमुलेशन करेगी और उसको भड़काएगी और एलर्जिक रिएक्शंस करवाएगी। और वो आपको ये जो आपके सांस उखड़पन आ जाता होता है एकदम से, वो इसके ऊपर जब सॉकेट स्विच होती है तो तब आता होता है, समझ में आई। और ये वो इसका मतलब यही है, ये जो मैंने बनाई है स्मूथ मसल सेल्स हैं, वही जो यहाँ पे भी मौजूद होते हैं, वही मुराद है मेरी। अच्छा, उसके बाद H2 आ जाओ जी। H2, वेयर इज H2, वेयर इज H2, ये है जी H2। इसका काम क्या आ जाएगी H2 का, ये हमारे हार्ट में मौजूद है और हार्ट की जो हमारी बीटिंग एबिलिटीज है उसको जो है इसने रेगुलेट करना है। ओके हो गया। आगे आ जाओ। अब ये देखो ना, H2 का क्या है मतलब है GS का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटरी, मतलब कि इसने हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देना है, इसने हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है, तेज करना है, स्टिमुलेट करना है कि चल भाई धड़क। और ये मौजूद है आपके स्टमक में भी, इसका मतलब इसने ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को भी निकाल देना है, एसिड को भी निकाल देना है कि चल भाई और आ जा, आगे आ जाए। H3 GI इनहिबिटरी, कहाँ है जी H3, वेयर इज H3, लो जी, ये एक तो आपके इधर भी मौजूद है, ब्रेन में भी मौजूद है, आई थिंक यही एक जगह मौजूद है। और आखिर में आपका आ गया H4 का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, समझ में आ गई। अब ये जो मैंने गैबा के बारे में लिखा हुआ है, गैबा जो, अब देखो, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूला तो नहीं हूँ तकरीबन। अब H के ऊपर किसने आके बाइंड करना था, हिस्टामिन में, और एड्रीनर्जिक और अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 में आके किसने बाइंड करना था, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा जी, और मस्कुलिनिक में किसने आके बाइंड करना था, एसिटाइलकोलाइन ने। अच्छा जी, और ये नजर आ रहा है, ये NM का मतलब पता क्या है, निकोटिनिक मस्कुलर, और ये नजर आ रहा है, इसका मतलब है निकोटिनिक न्यूरल, यानी कि निकोटीन रिसेप्टर्स भी एसिटाइलकोलाइन को ही अपने न्यूरोट्रांसमीटर या स्विच के तौर पे अपने अंदर तस्लीम करते होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि भाई इसने क्या करना है,
निकोटेनिक मस्कुलर ने, जब इसके ऊपर आके कोई बाइंड करेगा तो इसने मसल्स की कंट्रैक्शन करवानी है, मोटर मूवमेंट करवानी है। अच्छा, डोपामिन तो रह ही गए, डोपामिन तो डिस्कस ही नहीं किए। मजे की बात ये है, डोपामिन जो हमारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, इसकी भी खासियत ये होती है कि D1 और D2 हमारे तकरीबन ये सारे ब्रेन में मेन पाए जाते हैं। D1 D2 जो है वो मोटर फंक्शन को डील कर रहे होते हैं। D3 D4 वो मूड नहीं होता इंसान का, मैं आज चंगा हुआ, मैं आज पैड़ा हुआ, मैं खुश हाँ, मैं नाराज हाँ, तो ये इस चीज को डील कर रहे होते हैं डोपामिन रिसेप्टर। D3 और D4 और D5 जो है वो दिमाग को सोच विचार करने में हेल्प कर रहा होता है। ओके हो गया। लो जी, हमने पूरा का पूरा इंटरनल सर्किट नहीं डिस्कस किया अभी। इंटरनल सर्किट की हमने सिर्फ वायरिंग डिस्कस की है। अभी उसके ऊपर बटन, उसके ऊपर डिमर हो रहता है। ये जो गैबा है ना, गैबा रिसेप्टर्स भी दो किस्म के होते हैं, गैबा ए और गैबा बी, समझ में आई? ये भी दिमाग में पाया जाता है और इसका काम भी ज्यादा इनहिबिटरी होता है। अब इसको आगे इतने फलसफे को समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ इस बताया था कि आपको मैं बता दूं। होता यह है कि जब गैबा ए के ऊपर जाके लगेगा तो वो क्लोरीन का जो रिलीज है वो ज़्यादा करवाएगा और इस तरीके से उसका जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो फास्ट हो जाएगा। और गैबा बी पे जब जाके गैबा लगेगा तो उसकी वजह से उसका जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो स्लो हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है। ये हमने अभी वायरिंग डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करते हैं जी क्या, अब हम डिस्कस करेंगे डिमर्स। कह रहे होगे आप लोग ये कैसा लेक्चर है, ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें तो कोई फलसफा समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जब ये लेक्चर एंड होएगा तो फिर आपको समझ आएगा कि यू हैव कवर्ड ऑल द फार्माकोलॉजी। है इंटरेस्टिंग चीज के नहीं? देखो, हमारे जिस्म के अंदर एक तो वायरिंग हुई हुई है जो कि तारों के जरिए, स्विचों के जरिए सॉकेट पे जाके लगती है और वो संभाल रही है। एक हमारे इंटरनल सर्किट के अंदर चीज होती है जिसको हम नाम दे रहे हैं डिमर का। मतलब ऐसे रिएक्शन है हमारे जिस्म के अंदर, ऐसे सिस्टम लॉन्च हुए हैं जिस्म के अंदर जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है जिस्म की इन्हीं चीजों को, ये हार्ट बीट, ये वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वो सिस्टम, वो रिएक्शंस कौन से हैं? वो सिस्टम, वो रिएक्शंस में कुछ मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। रीनन सिस्टम होता क्या है? एंजियोटेंसिनोजन होता है, वो कन्वर्ट होता है रीनन में, रीनन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंशन 1 में, एंजियोटेंशन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंशन 2 में, और एंजियोटेंशन 2 जो आगे से जाके क्या करवाता होता है? बीपी को राइज करवाता होता है। जब हमारे जिस्म का, बॉडी का जो बीपी है वो कम हो जाता है ना, तो ये इस तरीके, ये रेगुलेटर्स हैं, ये सारी चीजें रेगुलेटिंग में है। ये मैं वो नहीं बता रहा कि ये बीमारी है, ये रेगुलेटिंग चीजें हैं हमारी सर्किट की। मैं अभी बता रहा हूं कि हमारे जिस्म में कितना खूबसूरत इंटरनल सर्किट मौजूद है जो खराब हो सकता है, जो हम करते हैं खराब। ये सारा रिएक्शन समझ में आ गया? अच्छा, इसी तरीके से आपका जिस्म में क्या होता है, कभी कभी आर्चिडोनिक एसिड होता है। आर्चिडोनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, या उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन से आगे से जाके फिर जो है वो मुख्तलिफ थ्रोम्बोक्सेन वगैरह आगे पीछे जो है वो कन्वर्ट होता है। और कभी कभी आर्चिडोनिक एसिड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिटोक्रीन्स में, 5-LOX लिपोक्सिजीनेस पाथवे के जरिए, और ये COX पाथवे के जरिए, यानी कि अच्छा साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के जरिए। दोबारा से सुन लो, आर्चिडोनिक एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में, प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद मुख्तलिफ प्रोस्टाग्लैंडिन की किस्में होती हैं, उसमें डिवाइड होता है, जिनका काम ये होता है, या थ्रोम्बोसिन्स वगैरह में होता है, और इसी तरीके से लिटोक्रीन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता होता है। जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है उसके लिए जो उसका पाथवे होता है उसका नाम होता है साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, यानी कि वहाँ पे जो एंजाइम कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है? साइक्लोऑक्सीजनेस। उनकी आगे से 2 किस्में होती हैं, 1 और 2। आर्चिडोनिक एसिड अगर लिटोक्रीन्स में डिवाइड हो जाए तो उसके लिए जो उसका होता है वो कौन सा होता है? 5-लिपोक्सिजीनेस पाथवे। अब ये जो चीज़ें बनती होती हैं उनका काम इम्यूनिटी के अंदर होता है। उनका काम क्या होता है? अब मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। ये एजेंसीज को जो मैंने नाम लिखा है वो उन्हीं के लिए लिखा है। इसी तरीके से हमारे लिवर के अंदर जो है वो HMG-CoA रिडक्टेज होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को जो है वो यानी कि बना रहा होता है। अच्छा, इसी तरीके से ल्यूटोक्रिन्स। अब ये ल्यूटोक्रिन्स का क्या चक्कर है, ये एजेंसीज का क्या चक्कर है? आपके जिस्म में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते होते हैं ना, और इसी तरीके से जो ल्यूटोक्रिन्स बनते होते हैं, ये काज करते हैं पेन। और आपके कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जिस्म में कभी कभी दर्द पड़ने लग जाते हैं, बुखार होने लग जाता है। वो इसलिए होता है कि आपके जिस्म में पड़ जाता है बैक्टीरिया। फिर उसी वक्त क्या होता है? ये आर्चिडोनिक एसिड ये मुख्तलिफ 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, वो आगे से मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट होती हैं, और वो आगे से एजेंसी के तौर पर काम करती है। वो क्या करती हैं? चोरों को, यानी बैक्टीरिया को पकड़वाने के लिए खुद चोर बन जाते हैं।
वो जब आते हैं वो सारों को पहले वो पता क्या करते हैं, वो चोर बन के पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस कौन है? इम्यून सेल्स। वो उनको कहते हैं आओ यार जल्दी आओ यार, चोर आ गए चोर आ गए। और वो चोरों को कह रहे होते हैं, यानी बैक्टीरिया को कह रहे होते हैं हम तुम्हारे साथी हैं, हमारे साथ आ जाओ। चोर भी उनकी तरफ आ जाते हैं, उसी वक्त पुलिस भी उनकी तरफ आ जाती है, तो उन चीज़ों का खात्मा हो जाता है। तो लिहाजा ये जो आपका जिस्म गर्म होता है और आपके जिस्म में दर्द हो रहा होता है, वो ज़रूरी होता है। उस वक्त आपके जो जिस्म का इंटरनल सर्किट है वो बैक्टीरिया के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है। समझ में आई? तो ये सारे के सारे सिलसिले थे। जिस दिन इन सिलसिलों में गड़बड़ हो गई, इन सिलसिलों में गड़बड़ होगी, फिर हमें एक एक स्टेप के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। समझ में आई? आगे आ जाओ। ये हमने डिमस डिस्कस कर लिए। अब हम बटन्स डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्या डिस्कस की? वायरिंग के अंदर हमने मुख्तलिफ सॉकेट्स और मुख्तलिफ जो है वो स्विचेस डिस्कस किए। अब हमने डिस्कस किए डिमर्स, कि भाई हमारे वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन से रिएक्शन है जिस्म के अंदर मौजूद है और वो किस तरीके से जिस्म की रेगुलेशन में काम कर रहे हैं। और ये भी तीसरी चीज है, वो क्या है जी? बटन। देखना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। आपकी बॉडी में किडनी है, किडनी के अंदर आपका क्या मौजूद है? ग्लोमेरुलर कैपिलर बाउमेंस कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस कैपिलरिस मौजूद है। अब ये देखो ना, ये इसी तरीके से एक रीनल आर्टरी जब जाती है ग्लोमेरुलर बाउमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस कैपिलरिस, फिर उसके बाद फिर आगे इस तरह निकलती है और ये आपकी लूप डायरेटिक्स, सॉरी जो लूप बन जाते हैं आपके नेफ्रॉन के, ये वो है। ये जो येलो है ये क्या है? आपके नेफ्रॉन्स के लूप। और ये जो रेड है ये क्या है? ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरिस से जो मुख्तलिफ छोटी छोटी निकली थी ना आर्टरीज, ये वो है। समझ में आ गई? अब देखो, ये नजर आ रहा है, ये है एक पंप, एक आयन पंप। अब देखना, यहां पे जब खून आया था, रश हुआ था, उसने क्या किया था? मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर डाल दी थी। उसमें साल्ट भी था, उसमें पानी भी था और उसमें सारा कुछ था। सूरत हाल ये है कि जब आपके जिस्म ने बीपी को कम करना होता है ना, तो वो चाहता है कि जो जितना भी खून के अंदर साल्ट है ना, पहली चीज तो वो यहां निकल जाए, दूसरी चीज वो यहां ना जाए, यहां पे ना जाए, सारा साल्ट यहीं हो, ताकि साल्ट के पीछे पीछे पानी भी यहां आ जाए। पानी, अब देखो ना, मिसाल के तौर पर ये ब्लड वेसल थी, इसके अंदर खून सही ऊपर, यानी कि सही जो है ना प्रेशर था इसके अंदर, क्योंकि वाटर ज्यादा मामलात। लेकिन जब इसमें से साल्ट को आप निकाल देंगे तो पानी की क्या खासियत है? वो उसकी तरफ जाने लग जाएगा, समझ आएगी? उसके पीछे पीछे भागने लग जाएगा, महबूबा बना के उसको अपनी। तो जिस्म ये चाहता है, जब बीपी कम करना चाहता है कि भाई मेरे खून से सारा साल्ट नेफ्रॉन में आ जाए, और नेफ्रॉन जब सारा साल्ट यहां पर आ जाएगा तो यहां से वाटर निकल के भी यहां आ जाए और यूरिन की फॉर्म में वो बाहर निकल जाए। इस तरह जो ये वेसल थी, इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम। तो बीपी क्या हो जाएगा? कम। तो मैंने ये सारा कुछ कैसे किया है? एक ही तो चीज है, ये बटन, यही तो बटन है। अगर मैं सोडियम को, पोटेशियम को, क्लोराइड को, मैग्नीशियम को यहां ना जाने दूं, बल्कि उनको कहूं दफा हो जाओ यहीं पे, तो क्या पानी इसके पीछे आएगा? नहीं, पानी फिर यहीं चला जाएगा। अगर मैं इस बटन को खोल दूं तो सोडियम सारा कुछ इधर, पानी भी इधर, तो बीपी तो बढ़ जाएगा। समझ आई? तो ये है जिस्म में एक और तरीका, जिसको आप कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को चलाना या ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देना। बटन बंद करना और बटन ऑन कर देना। अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं अपने इंटरनल सर्किट की। पहला जो हमारा इंटरनल सर्किट का हिस्सा था वो था वायरिंग, जिसमें हमने जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ स्विचेस, यानी कि मुख्तलिफ जो है वो रिसेप्टर्स, और उसके ऊपर आके जुड़ने वाले मुख्तलिफ जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कस किए। हमें अब पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो H2 है वो GS होता है, यानी वो जो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है वो कौन सी खासियत उसकी क्या है कि उसने चीज को स्टिमुलेट करना है। अब एक ये बात समझ में आ गई। दूसरी हमें डिमर्स की समझ में आ गई कि हमारे जिस्म में सिस्टम मौजूद है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिएक्शंस की फॉर्म में जो है हमारे जिस्म को रेगुलेट कर रहे हैं। और तीसरी चीज क्या आ गई? इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन। आओ जरा इन सारी चीजों को ना देखो, आओ फार्माकोलॉजी बनाते हैं। अब आपका लेक्चर शुरू है। मैं कहता हूं कि सरकार, एक बंदा है उसको एंटी हाइपरटेंशन हो गया। अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, देखना आप मेरे सामने सारा कुछ बना दोगे। एक बंदे को हाइपरटेंशन हो गया, उसका बीपी बढ़ गया। मैं कहता हूं कि मुझे तरीकेकार बताओ कि उसका हाइपरटेंशन हमने कम किस तरह करना है। समझ आई? उसका हाइपरटेंशन हमने कम किस तरह करना है। आओ किस तरह कम करेंगे, डिस्कस करते हैं।
सरकार सबसे पहले तो एक पेशेंट जब आपके पास आए तो आप उससे पूछें हाँ जी की मसला है तेन की होया जे, वो कहेगा सरकार बीपी वधे जे, सर दर्द होंदा जे, अखा के पिछे दर्द होंदा जे, पता नहीं इस तरह के मामलात होंगे जे। पहले आपने साइलेंट सिम्टम्स लेने हैं। एंटी हाइपरटेंसिटिव, सरकार आप मुझे बताएं हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? बीपी का बढ़ जाना। रिकॉल करो जो आपको पढ़ाया है, रिकॉल करो। एक मैं अपना जरा ये बदल दूँ यार, कॉमन हो गया। कहाँ कहाँ से बीपी बढ़ रहा है बताएं जी। सबसे पहले तो ये H2 की वजह से और इसी तरीके से ये वाली क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जी? बीटा 1 और H2। पता चला कि बीटा 1 और H2 ऐसे सॉकेट्स हैं जिनके ऊपर जब आके स्विच लगता है तो दिल धक 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 यानी कि ज्यादा तरीके से कंट्रैक्ट करता है और बीपी को बढ़ा देता है। मेन चीज डिस्कस करना ये है बीटा, यानी कि मुझे अगर इन स्विचों के अंदर एक ऐसी सॉकेट भेज दूं जिसके जरिए करंट आगे ना जाए और दिल ना इतनी जोर से धड़के, उसको एगोनिस्ट कहेंगे या एंटागोनिस्ट कहेंगे? एंटागोनिस्ट कहेंगे। और याद रखना, अब मुझे यहां पे जो चीज चाहिए वो क्या है? H2 ब्लॉकर और बीटा 1 ब्लॉकर। यानी कि यहां से पता चला जब भी ब्लॉकर का लफ्ज इस्तेमाल होता है उसका मतलब एंटागोनिस्ट होता है। अगर मैं आपको कहता हूं α1 ब्लॉकर चाहिए, यानी आपको ऐसा एंटागोनिस्ट चाहिए, आपको ऐसा एंटागोनिस्ट चाहिए जो कि आपके उस स्विच पे जाके जुड़े और जाके आगे करंट पास ना करे। जब मैं कहूंगा कि मुझे इस रिसेप्टर का ब्लॉकर नहीं स्टिमुलेटर चाहिए, तो उस वक्त आपको एगोनिस्ट चाहिए। याद रखना, स्टिमुलेंट इज इक्वल टू एगोनिस्ट एंड ब्लॉकर इज इक्वल टू एंटागोनिस्ट। समझ में आ रही है? दिल के अभी सवाल क्या था हमारा टॉपिक है कि हमने ऐसी ड्रग्स को इकट्ठा करना है जो कि हाइपरटेंशन काज ना करें। तो उसके लिए क्या है? नंबर 1 बीटा 1 ब्लॉकर। वो ड्रग्स बनाओ जो कि बीटा 1 के ऊपर जाके ऐसा एंटागोनिस्ट जोड़े जिसकी वजह से ये बीटा 1 स्टिमुलेट ना हो और आपका दिल धक ज्यादा तेज से ना करे। नंबर 1 चीज लिख दो, यहां पे लिख दो। नंबर 1 क्या है जी? मुझे जो चीज चाहिए वो है बीटा 1 ब्लॉकर। नंबर 1 बीटा 1 ब्लॉकर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? इधर आओ। अभी तुमको याद है मैंने तुमको बताया था एंजियोटेंसिनोजन जो है वो रीनन में कन्वर्ट हो रहा था, फिर वो A1 में, फिर A2 में, फिर आगे जाके। मुझे जो है ना, पहली चीज ये है कि भाई ये रीनन ही ना बने। दूसरी चीज ये है कि ये ना बने। तीसरी चीज ये है कि ये ना बने। समझ आई कि नहीं आई? पहली चीज क्या है जी कि मेरा जो एंजियोटेंसिनोजन है, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये रॉन्ग थोड़ा सा बता दिया कि एंजियोटेंसिनोजन जो है वो रीनन उसको कन्वर्ट कर रहा होता है A1 में। ये अगर थोड़ी माजरत अगर इस तरह मैंने बोल दिया हो, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में जो कन्वर्ट हो रहा होता है वो किसकी वजह से हो रहा होता है? रीनन की वजह से हो रहा होता है। और फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्ट हो रहा होता है वो किसकी वजह से हो रहा होता है? एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से। और फिर वो आगे जाके ये काम करता है। अब यहां पर एक इसी बात को समझो, हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? A1 में। और A1 किस में कन्वर्ट हो रहा था? A2 में। और फिर वो आगे जाके बीपी को राइज कर रहा था। और पहला कौन सा था? रीनिन। दूसरा कौन सा था? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अच्छा, अब यहां पे चक्कर गया है। और तीसरा भी है ना कि एंजियोटेंसिन 2 जाके किस स्विच के ऊपर बाइंड करता है, तो वो क्या हो जाएगा? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब जरा सुनना मेरी बात समझ। मुझे पहला ड्रग ऐसा चाहिए जो कि रीनन को ना ब्लॉक कर दे, उसका नाम क्या होगा? रीनन ब्लॉकर। मुझे दूसरा ड्रग ऐसा चाहिए जो इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर दे ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो। मुझे तीसरा ड्रग ऐसा चाहिए जो इस A2 को जाके किसी रिसेप्टर पे बाइंड ना करे, उसका नाम क्या हो जाएगा? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इधर आके लिखो ये सारी चीजें। पहले हमने बीटा 1 ब्लॉकर किया, उसके बाद हमने क्या लिया? रीनन ब्लॉकर। उसके बाद हमने क्या लिया? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर।
उसके बाद हमने क्या लेना है, एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर। यार ये आप सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इकट्ठी कर रहे हैं। और अभी रुको जरा सब्र करो, अभी किधर, अभी आगे आ जाओ। ये बटन है, इस बटन को आप बंद कर रहे थे बार बार। इन बटन को ब्लॉकर्स वाली चीजें चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए जो पेशाब के जरिए यूरिन बाहर निकाल के आपका जो बीपी है वो मेंटेन कर दे। बायोलॉजी की जुबान में ऐसे ड्रग्स जो पेशाब निकाल के बाय द हेल्प ऑफ यूरिन आपका बीपी रेगुलेट करें, उनको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। क्या कहते हैं? बाय डायूरेटिक्स। समझ आ गई? लो जी, आपने बना नहीं लिया सारा कुछ, आपने सारा कुछ बना नहीं लिया, बना लिया। अब मैं कहता हूं पार्किंसन डिजीज, ऐसी डिजीज जिसमें डोपामिन का लेवल कम हो जाए और एसिटाइलकोलाइन का जो लेवल है वो बढ़ जाए। क्या क्या हो जाए? एसिटाइलकोलाइन बढ़ जाए और डोपामिन कम हो जाए। तो वाज़िया है, मुझे ऐसे ड्रग की ज़रूरत है, ऐसे ड्रग की ज़रूरत है जो कि डोपामिन की तरह का एगोनिस्ट हो और वो जाके इस डिजीज़ को ख़त्म करे। और दूसरा, मुझे ऐसे एंटागोनिस्ट की ज़रूरत है जो इसका लेवल कम करे, यानी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये एसिटाइलकोलाइन के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वो जब आप एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कर रहे होते हैं तो आप एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स बोलते हैं ना, तो एसिटाइलकोलाइन की बारी आप ना कोलिनर्जिक बोलते होते हैं, CHOLINER। इसी तरीके से अल्जीमर डिजीज़, जिसमें आपका एसिटाइलकोलाइन जो है वो कम हो जाता होता है, तो हमें ऐसे एंजाइम की ज़रूरत, ऐसे ड्रग की ज़रूरत होती है जो वो एंजाइम जो इस एसिटाइलकोलाइन को तोड़ देता है ताकि इसका लेवल कम हो जाए, यानी एसिटाइलकोलाइनेस्टरेज उसको इनहिबिट कर दे। इसी तरीके से स्टमक, अब देखो ना, स्टमक के अंदर हमने किन दो चीज़ों को पढ़ा था। स्टमक के अंदर हम पढ़ रहे थे M1, स्टमक के अंदर हम पढ़ रहे थे M3, स्टमक के अंदर हम पढ़ रहे थे H2। और ये सारे के सारे क्या करते थे? ग्लैंडुलर सिक्रीशंस निकाल देते थे। यानी कि हमें M1, H2, M3 ब्लॉकर्स चाहिए, यानी कि एंटागोनिस्ट चाहिए। समझ में आई? और उसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सिमिटिडीन, एक दवाई है। अब वो क्या चीज़ है? वो जाती है, वो H2 के ऊपर बाइंड कर दे, एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करती है, सिक्रीशंस नहीं निकालती। लेकिन इसी स्टमक के अंदर एक, ये तो वायरिंग हुई हुई है ना स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर बटन भी लगा होता है, प्रोटॉन पंप का बटन लगा होता है। तो अगर मैंने उस प्रोटॉन पंप को बंद करना है तो उसको मैं क्या कह दूंगा? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बहुत कॉमन सी एग्जांपल है ओमेप्राजोल। समझ में आ गई? यार आप इस बात को समझो, आप लोगों ने 3 डिजीजेस के ड्रग्स अपने सामने बना लिए हैं। यार ये है फार्माकोलॉजी। क्योंकि आपको पता था कि भाई जब एक बंदा मेरे पास आ रहा है, उसके ताले के अंदर कौन सा मॉडल है, तब आप उसके मुताबिक ही चाबियां दे रहे हो। आप चाबियों से गुजर कर चाबी पे नहीं आ रहे, आप डायरेक्ट उस चाबी पे जा रहे हो। इसको समझो, बात को समझ में आ रही है ना? तो आपने इस तरीके से वायरिंग सीखी, डिमर सीखे, बटन सीखे। यही वायरिंग, यही डिमर, यही सर्किट आपके जिस्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर आपकी फार्माकोलॉजी जो है वो मबनी हुई है। देखो ना, मैंने अभी आपके सामने ये फार्माकोलॉजी की है ना यार। मैंने डिजीजेस, अब आप कोई भी डिजीज लिखो, अपने सामने लिखो, कोई भी डिजीज लिखो, आप लिखो ना कोई भी डिजीज, तो उस डिजीज के मुताबिक आप इन चीजों को देखो। यार वो चीज किस में फिट हो रही है? वायरिंग में फिट हो रही है, डिमर में फिट हो रही है, बटन में फिट हो रही है, कहां पे फिट हो रही है? उसके मुताबिक अब देखो, मैं भी आपके सामने बैठा हूं, समझना। ये क्या चीज है? प्रोस्टाग्लैंडिन वाला चक्कर। ये क्या है? आर्चिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आगे जाके इन चीजों में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में पेन होता है, फीवर होता है। तो मुझे पेन फीवर को कम करना है तो कौन सी दवाई देनी पड़ेगी? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर नहीं, इसको थोड़ा सा मजीद अच्छा करो। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर भी ठीक है, लेकिन असल चीज क्या है जिसकी वजह से वो बन रहा था? वो ये आर्चिडोनिक एसिड था, जिसकी वजह ऊपर एक एंजाइम एक्ट होता था, उसका नाम था कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस। अब आपको जो दवाई चाहिए वो क्या चाहिए? ऐसी दवाई जो इस साइक्लोऑक्सीजिनेस को स्टॉप कर दे। तो आप क्या नाम देंगे इनको? साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर्स। समझ में आई? और इनको नाम बायोलॉजी की जुबान में जो आम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? नसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स।
आपकी मुख्तलिफ दवाइयाँ इसके अंदर, ब्रूफीन इसके अंदर आती है, नेप्रोक्सिन इसके अंदर आती है, डिक्लोफेनिक सोडियम इसके अंदर आती है, डिक्लोफेनिक पोटेशियम इसके अंदर आती है। ये सारी वो दवाइयाँ जो आपकी एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स 3 नाम दे दिए मैंने, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे इनहिबिटर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यार देखो ना, कोई भी एक दफा लिख कर तो देखो यार। आपके जिस्म में लिवर के ऊपर चर्बी चढ़ी जा रही है, वो इसकी वजह से चढ़ी है, HMG-CoA रिडक्टेस। तो आपको ऐसा ड्रग चाहिए जो इसको इनहिबिट कर दे, वो एट्रोवेस्टिन है, रोवेस्टिन है, जिसके आखिर में स्टेटिन आया होता है, रोवेस्टेटिन, उसी तरीके से एट्रोवेस्टेटिन। समझ में आई? ये वो चीजें जो इसको इनहिबिट कर देती होती है। अब आपका ये जो ल्यूट्रोक्रीन है, ये आर्चिडोनिक एसिड से ल्यूट्रोक्रीन बन रहा होता है 5-LOX पाथवे के जरिए, वो एस्थमा काज कर देता है। तो आपको ऐसी चीज चाहिए जो कि इस या तो FLOX पाथवे को इनहिबिट कर दे या इस ल्यूट्रोक्रीन को इनहिबिट करे, तो वो मोंटिलोकास्ट है। यार ये आप लोग जो जिनको सांस का मसला होता है उनको पता होगा कि भाई ये दवाई दी जाती होती है, मोंटिलोकास्ट एस्थमा। देखो ना यार, एक दफा लिखो कोई भी बीमारी और इस तरीके से निकालो कौन कौन सी कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर के अंदर मेनेमोनिकली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ मैं अगले लेक्चर के अंदर सारे पूरे जिस्म में जो जो डिजीजेज हैं और उनकी जो जो ड्रग्स हैं वो मैं आपको मेंशन करके दे दूंगा। लेकिन पहले यार बेसिक समझो, पहले बेसिक समझो। आपका ब्लेडर है, उस ब्लेडर के अंदर कंट्रैक्शन हो जाती है और आपका जो है वो यूरिन नहीं रुक पाता। आप सोचो उसके अंदर रिसेप्टर कौन सा मौजूद है, स्विच कौन सा मौजूद है, और उसकी आगे से हरकत क्या है, B3 मौजूद है। क्या मौजूद है? B3 मौजूद है, जो कि GS है। समझ आई? और उसने आगे से रिलैक्सेशन करवानी है, तो वो कैसे होएगा? आप उसके ऊपर जाके बाइंड करवा दो मीरा गिब्राउन। समझ आई? तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे SGS लिखा हुआ है तो उसने स्टिमुलेशन, उसने वो कंट्रैक्शन करवाता था ना। तो जब आप एक ऐसी चीज भेज देंगे जो जाके जब उस पर बाइंड करेगा तो वो उसको उल्टा ही काम करवाएगा ना। एंटागोनिस्ट भेजेंगे तो उल्टा काम करवाएगा, एगोनिस्ट भेजेंगे तो वही काम करेगा जो उसकी खासियत थी। अच्छा, इतनी समझ में आ गई? आखिरी बात समझते हैं। मैंने आपको बताए थे ना 4 हिस्से, कहाँ गया? वायरिंग, बटन, डिमर। अगर ये वायरिंग, बटन, डिमर आपको समझ आ जाए ना, तो किसी भी डिजीज को मैं अगर आपको लिख के दूं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी फार्माकोलॉजी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इधर कौन कौन सा ड्रग इस्तेमाल होता है। याद करने को बंदा कर लेता है, बंदे को रट्टे में पता हो, रट्टा लगा के पता हो कि हाँ वो एक बंदे को इस तरह की बीमारी हो तो उसमें फलाना इनहिबिटर, फलाना रिसेप्टर ब्लॉकर, फलाना इस्तेमाल होता है ना। इस तरह चस नहीं आती, इस तरह चस आती है जब आपके सामने बीमारी हो और आप लिख रहे हो कि ये सारी की सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम ये ड्रग्स लेंगे। हमें मॉडल पता है ना, ताले का मॉडल पता है। अच्छा, जंगजू आखिरी चीज रहेगी, क्योंकि देखो ये जो अभी इंटरनल सर्किट था ना, ये जंगजू उधर ही जाके अटैक करता होता है, तो इसलिए मैंने कहा आपको इसके साथ ही पढ़ा दूं। अब ये चक्कर क्या है, हमारा जो जंगजू है ना वो है बैक्टीरिया, ये कभी फंगी तो कभी क्या तो कभी क्या। मेन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 2 किस्म के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी पेप्टिडोग्लाइडिन लेयर जो है वो बहुत बड़ी होती है, ग्राम नेगेटिव जो होते हैं उनकी छोटी होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ना, उनकी एंटीबायोटिक्स को जो रेजिस्टेंस है ना वो बड़ी टॉप क्लास की होती है। और जब ये जंगजू हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते होते हैं तो ये क्या करते होते हैं, जब जंगजू हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते होते हैं तो इनके अंदर एक चीज़ होती है राइबोसोम। इनके अंदर 30S 50S ये फिर जुड़े होते हैं, ये DNA रेप्लिकेट करते हैं, mRNA निकालते हैं, RNA बनाते हैं, DNA बनाते हैं, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और इस तरह बढ़ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और इस तरह बढ़ते जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इन्वेजन्स काज करने लग जाते हैं। अब हमारे जिस्म ने क्या करना है, सबसे पहले कौन एक्टिव होता है? एजेंसीज, वही ल्यूट्रोकिन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स और वो किसी प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, वो इसी वजह से आपका जिस्म गर्म हो जाता है। अब हमारे जिस्म ने क्या करना है, हमारे जिस्म ने तो मुख्तलिफ तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन हम मेन डिस्कस कर रहे हैं इन ड्रग्स को, एंटीबायोटिक्स। अगर हमने एक ऐसा ड्रग देना है, क्योंकि देखो इंटरनल सर्किट तो बॉडी तो पूरी कोशिश करेगी, समझ में आई, लेकिन एक हैवी इन्फेक्शन है, एक हैवी वायरस है या एक हैवी बैक्टीरिया जो आपके जिस्म में दाखिल हो गया तो आपको फिर दवाई लेनी पड़ती है। तो वो जो दवाई लेनी पड़ती है अब हम उसको डिस्कस करेंगे, आपकी जिसने तारें या बटन या ट्रांसपोर्टेशन को ख़राब कर दिया। वो क्या चक्कर है,
हमारे जो ड्रग्स है ना वो कौन कौन सी है। पहली ड्रग जो इस बायोटिक को, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगी, वो उसकी सेल वॉल को जाके तोड़ देगी, पान देगी जाके, उसका नाम है बीटा लैक्टम। ये जो लिखा पे इसको ना पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। पहली चीज जिसने जाके जो कि अटैक करती होती है, जो ब्रॉडली यूज भी होती है, वो किसको करती होती है, सेल वॉल को बर्बाद करती होती है बीटा लैक्टमेज के जरिए। अच्छा, उसको हम कहते हैं बीटा लैक्टम ड्रग्स। उसके अंदर आ जाती है पेनिसिलिन, उसके अंदर आ जाती है सिफेलोस्पोरिन की लंबी लंबी ब्रॉड रेंज रखने वाली ड्रग्स, जो कि आज के दौर में बहुत ही जबरदस्त हैं, जिनसे पहले सीई आ जाता है। बस जिस ड्रग से पहले सीई आ जाए वो कौन सी है जी, ये अभी मैं सारा समझाता हूँ, फलसफा समझो। ये जो ड्रग होते हैं, ये सेल, ये बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल है ना, इसको पान के रख देते हैं। अच्छा, फिर कुछ ड्रग्स होते हैं जो इस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम के कौन से सब यूनिट 50S को पान के रख देते होते हैं, उसको बर्बाद करके रख देते होते हैं। उसमें आ जाते हैं माइक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं। इसमें ना एमोक्सिलिन, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जब बैक्टीरिया आएगा ना, तो वो ऐसा बैक्टीरिया होएगा, अब वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे समझ आएगा ये भी मैं बताता हूँ। बैक्टीरिया आया, आपने दवाई लेनी है, मिसाल के तौर पर आपको गले का इन्फेक्शन हो गया, कॉमन दवाई बहुत अरसे तक इस्तेमाल होती रही है एमोक्सिलिन, वो कहाँ पे आती है, वो बीटा लैक्टम में आती है। बीटा लैक्टम की आगे एक क्लास है पेनिसिलिन, उधर से आती है। इसी तरीके से आप एमोक्सिलिन की जगह जो है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन, यानी सी, कोई भी ऐसी ड्रग जिससे पहले सीई इस्तेमाल हो, सेफिक्साइम हो, या कोई भी सिफेट्रेक्सोन हो, कोई भी दवाई हो, वो इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद इस 50S को पनना है तो उसके लिए 3 किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। ड्रग नहीं, 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स। मैक्रोलाइड्स, बहुत कॉमन एग्जांपल है एजिथ्रोमाइसिन। ऑगमेंटन जिसको आप कहते, नहीं वो तो कोएमॉक्सिक्लेव होती है, एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रो के नाम से ही आती होती है ज्यादा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी हमारे पास लिंकोसेमाइड्स। ये कौन सी होती है जी, क्लिंडामाइसिन। ये इसको नहीं आपने देखना, बस ये क्लिंडामाइसिन, ये दूसरी इसकी एग्जांपल होगी। और तीसरी वाली कौन सी है जी, ऑक्साजिनोसाइड्स। इसमें कौन सी आ जाती है, लिनिजोलेट। मेन जो अभी तक इस्तेमाल होती है ना वो यही होती है ज़्यादा, समझ में आई। ये क्लिंडामाइसिन कभी कभी आपने आंखों के कतरे देखे होंगे, तो उसके अंदर एक स्टेरॉइड होता है, उसके साथ ये ऐड हुई होती है क्लिंडामाइसिन। उसके बाद ये 30S को जब पन्ना हो ना, तो ये 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक है जी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एक है जी फ्लोरोक्लोनिन्स, और एक है जी टेट्रासाइक्लिन्स। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखो, एक है टोब्रामाइसिन, इसमें आती है टोब्रामाइसिन, इसमें आती है क्या जी, डॉक्सीसाइक्लिन, और इसमें आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। पता चला कि भाई जब आपने 50S को तोड़ना हो तो कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल हो रही होती हैं, एजिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन या फिर लिनिजोलिड। लेकिन जब आपने 30S को तोड़ना हो तो कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही है, टोब्रामाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। और जब आपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करवाना तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल होएगा जी, सल्फोनाजोलसाइड्स, उसके लिए ट्राइमेथपोरियम इस्तेमाल हो रही होती है। और आखिरी जो हमारे पास इंट्रामेटाजोल्स, ये कौन सी चीज़ है जी, ये डीएनए और आरएनए को नहीं बनने देती। ये क्या चीज़ है जी, ये वो आपने फ्लैजल के नाम सुने होंगे। वो फ्लैजल एक दवाई है जो कि पेचस लग जाए तो इस्तेमाल होती है, उसका फार्मूला होता है मेट्रोनिडाजोल। ये वो जो आपकी मेट्रोनिडाजोल है ना, फ्लैजल दवाई, वो जाके इसको नहीं बनने देती बैक्टीरिया के, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाता। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, उनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो बहुत ही टॉप क्लास की होती है। तो उसके अंदर अब देखो, एक बंदा तुम्हारे पास आया ना, वो कहता है कि भाई सरकार मेरे ना गले का इन्फेक्शन है। आपने सबसे पहले उसको दी डॉक्सीसाइक्लिन, वो अगले दिन दोबारा आ गया, उसने कहा सरकार फाका नहीं होया। आप उसको दे देते हैं क्या जी, टोब्रामाइसिन, वो फिर आ जाता है, वो कहता है सरकार फायदा नहीं होया। आप बेवकूफ, मेरे जैसे बंदे ना बेवकूफ है, तो आप उसको दे देते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो फिर चौथे दिन आ जाता है, कहता है सरकार फायदा। और बेवकूफ इंसान, अगर 3, 4, 5 दिनों से आप उसको एक ही किस्म की वो दवाई दे रहे हैं, या कभी आपने 50 की भी दे दी, चलो 5वें दिन आपने एजिथ्रो दे दी, फिर भी फाका नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि भाई जो बैक्टीरिया है ना, जो आप ड्रग दे रहे हो ना, उस बैक्टीरिया की वाल इतनी मजबूत है कि वो बेचारे अंदर ही नहीं बढ़ पा रहे। तो भाई पहले इसको पन्नो। और फलसफा समझ आया जे, कभी कभी आपको पेचेस लगी होते हैं तो ये फ्लैजल भी काम नहीं कर रही होती,
ओ भाई इसको पन्ना होता है, इसको पन्ना होता है। कभी कभी एक के टूटने से 50 ईयर्स के टूटने से काम नहीं बन रहा होता, कभी किसी के टूटने से काम नहीं बन रहा होता। तो कभी कभी मिक्सअप आपने जल्दी इफेक्ट खत्म करना हो ना, कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया बहुत आगे तक ना घुस गया होता है। उस वक्त हमें ये नहीं होता कि पहले हम देखो क्या स्टेप होता है, तू बता ये क्या स्टेप होता है। सबसे पहले mRNA बनता है, mRNA से जो है वो RNA फिर रीडिंग होती है, फिर उसके बाद जो है वो DNA आखिर में जाके बनता होता है, DNA से फिर आगे जाके न्यूक्लियस बनता होता है, फिर डुप्लीकेट होता है। मैं अगर कहूँ बंदा मरने की हालत में हो, मैं कहूँ अच्छा यार इस mRNA को स्टॉप करने की दवाई दे दो। और बेवकूफ़ इंसान, तो कोई ऐसी दवाई दे जिसमें ये सारा कुछ कत्ता धरता है, यानी कभी इसको और इसको मिक्स करके दे दे, कभी इसको और इसको मिक्स करके दे दे, कभी इसको और इसको मिक्स करके दे दे, और ये आखिरी चीज जो कि आपकी ऐसी ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन को पन के रखती थी वो पोलीमैक्सिन्स होती है। इतना फलसफा समझ में आ गया। ये है सरकार आपकी सारी की सारी फार्माकोलॉजी। मैंने इसके अंदर आपकी सारी ये क्लिनिक्स भी साथ साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, और भी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की हैं। उम्मीद है मेरी बोंगियाँ आपको समझ आई होंगी, ये आपको लग बोंगियाँ ही रही होंगी, लेकिन वल्ला ये फंडामेंटल कंसेप्ट है आपकी फार्माकोलॉजी का। ये मैंने आपको पढ़ाया ही इसलिए है, इतनी डेप्थ में जाके इसलिए पढ़ाया है ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई फार्माकोलॉजी है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने जब भी कहूँगा ना कि यार मेरे पेट में जो है ना वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, जलन हो रही है, कभी आप क्या करोगे, आप मुझे उठा के दे दोगे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। लेकिन अगर मेरा असर नहीं हो रहा तो आप प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर H1 को छोड़ दोगे। आप देखोगे यार स्टमक है, स्टमक के अंदर कौन कौन से स्विच पाए जाते हैं। स्टमक के अंदर जाओगे तो आप ये देखोगे यार इसके अंदर ना स्टमक कहाँ है, ये M1 पाया जाता है, H2 पाया जाता है और H3 पाया जाता है। कॉमनली ये इस्तेमाल होता है, इसके ड्रग इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी सिमिटिडीन एक ड्रग है, आप वो दे दोगे। चल भाई H1 यानी बटन से काम नहीं चल रहा तो मैं क्या करता हूँ, वायरिंग से काम चला देता हूँ, इसको ठीक कर। देखिए ना मुख्तलिफ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, कभी बटन ख़राब हो सकता है, कभी डिमर हो सकता है, कभी वायरिंग हो सकती है। अभी यहाँ पे भी देखो ना, जब मैं आपसे कहूँगा मेरा BP का मसला होया तो कभी आप वायरिंग की तरफ जा, वायरिंग में से किसी को इस्तेमाल कर लो ड्रग को। वायरिंग वाली इफेक्ट नहीं कर रही तो डिमर में से किसी ड्रग को इस्तेमाल करो, डिमर की नहीं कर रही तो बटनों वाली इस्तेमाल कर लो। तो अब देखो ना, एक बंदा जाता होता है डॉक्टर के पास, वो कहता है मेरा BP हाई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक 6 बंदे लो BP हाई होया है सारों को, एक को जो डॉक्टर ने ड्रग दी होगी वो बटन वाली होगी, ऐसी ड्रग होगी जो बटन बंद करती होगी। एक को डॉक्टर ने ऐसी ड्रग दी होगी जो कि इन एंजाइम्स को बंद करती है, कभी रीनन को, कभी एंजीटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, कभी रिसेप्टर ब्लॉकर को। और एक को ऐसी दी होगी जो इस H2 का ब्लॉकर होगा, सॉरी ये β1 का ब्लॉकर होगा या H2 का ब्लॉकर होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारा फलसफा समझ में आया होगा। ये थे जी हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी और नासिर हो।